आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स वाई जी आर सिमिलर। हमें ट्राइंगल्स बता दिए हैं, दो हैं और दो आपके सिमिलर हैं। तो जहां पे भी हमें समझ आ जाए कि दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हम दो दो की कॉम्बिनेशन लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी। तो दो दो लेटर्स करके उठाएंगे। पहला ए बी, फिर एक्स वाई, फिर दूसरा बी सी, नीचे वाई जी। और फिर आखिरी कॉम्बिनेशन ये रह जाता है कि पहला लेटर और आखिरी लेटर, तो ए सी और एक्स जी। ये तीन हमारे आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इनको बीच में इक्वल टू लगा देंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हमें कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन से पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बी ए सी इज इक्वल टू एक्स। आपका एंगल बी ए सी जो है वो एक्स डिग्री है, और वाई जी एक्स जो एंगल है आपका, ये वाई डिग्री है। वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी जो आपका एंगल एक्स का होगा वो वाई के एंगल से डिफरेंट होगा। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और आगे हमें तीन साइडों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है इसकी जगह ये लिख लेते हैं। तो ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ओवर एक्स वाई गिवन है 4 इज इक्वल टू, बी सी साइड हमें नहीं गिवन तो बी सी को ऐसे ही लिख लेते हैं, ओवर वाई जी गिवन है 5 इज इक्वल टू, और ए सी भी नहीं गिवन। ठीक है। और आपको एक्स जी भी नहीं गिवन, तो ये ऐसे आ जाएगी ये। अच्छा, पहले उसमें कह रहे हैं पार्ट क्वेश्चन ए में, एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एंगल बताना है ए बी सी। एंगल ए बी सी कौन सा वाला होगा, ये वाला। अब ये एंगल अगर निकालना है, देखो ये अभी सिमिलैरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, जनरल आपका एक ज्योमेट्री का सवाल है। ये एंगल निकालने के लिए हमें या तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपके पास एंगल कोई नहीं गिवन यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बस एक ही साइड गिवन है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, देखो एक एंगल तो गिवन है ना एक्स, किसी ना किसी तरीके से दूसरा एंगल ढूंढना है। अब ये दूसरा एंगल ढूंढने के लिए हमें वापस इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, और ऊपर हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और एक्स वाई जी सिमिलर हैं। सिमिलर का क्या मतलब होता है कि आपके जो एंगल्स इधर बन रहे होंगे ना, जो एंगल्स इधर बन रहे होंगे वही एंगल्स इधर भी बन रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल दूसरे वाले किस ट्रायंगल में होगा। दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल एक्स वाई जी बनेगा, यानी ये वाला। ऐसा ही है। अब देखो हमने बाकी के एंगल्स देखना है। हमने देख लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो बाकी के दो एंगल बचे, इधर वाई बचा है, इधर एक्स बचा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस साइड पे एक्स है तो दूसरा वाला क्या आना चाहिए, दूसरा वाला आपके पास वाई आना चाहिए। और दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर आपका पास एक वाई है तो दूसरा क्या आना चाहिए, लाजमी एक्स आना चाहिए। ठीक है। अब सिंपली ये एंगल ढूंढना था। तो हमें पता है ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स को, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वाई को। बस सिंपली ये काम करना था यहाँ पे। ये पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आंसर देना है। तो हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ही आंसर दिया। ठीक है। चलो पार्ट बी पे आ जाओ। फाइंड बी सी। साइड कैलकुलेट करनी है बी सी। तो सिमिलैरिटी का काम है हमारा, और यहाँ पे हमने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग की चीज़ें बना ली थी। तो ये देखो यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमें एक फ्रैक्शन कंप्लीटली गिवन होता है, और दूसरे वाले फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर गिवन होता है या डिनोमिनेटर गिवन होता है। तो हमने बी सी कैलकुलेट करना था ना, तो हम ये पहले के दो फ्रैक्शंस को पिक करेंगे और यहाँ पे बी सी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये है आपका 3/4 इज इक्वल टू बी सी ओवर 5। 5 को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 5/4 इज इक्वल टू बी सी। और 3 5 जा होता है आपका 15, तो 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट करना चाहो तो इसको उस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा सच कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आखिरी पार्ट पे आ जाओ।
राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो देखो सिमिलरिटी का सवाल है, और सबसे पहले जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि ए बी सी और एक्स वाई जी का आपस में रिलेशन क्या है। तो हमें ये क्वेश्चन ने बता दिया था कि आपका ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जी जो है ये आपस में क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स जब भी हम लोग करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ शेप वन ओवर एरिया ऑफ शेप टू इज इक्वल टू लेंथ वन ओवर लेंथ टू और इसका होल स्क्वायर। ये लेंथ वन और लेंथ टू जो होती हैं ये हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग होती हैं, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ एक्स वाई जी, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेशोज देखने हैं जो कि हमने ऊपर बनाए हैं। यहाँ पे देखो ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी रखा हुआ है, नीचे जो रखा हुआ है ट्राइंगल एक्स वाई जी रखा हुआ है। तो ये जो हमने रेशोज बनाए ना यहाँ पे, इसमें से हम वो वाला रेशो पिक करेंगे जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू पता है। तो ये वाला हम पिक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ वन है, ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ टू है। तो 3/4 को हमने सिंपली होल स्क्वायर कर देना है। नीचे आ जाओ, इसको यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व हो गया। हमने ये वाला आंसर यहाँ पे आंसर सेक्शन में लिख देना है 9/16। और ऊपर यार मैंने एंगल की वैल्यू नहीं लिखी थी, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये चीज़ होती है। ये देखो कितना आसान काम है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चीजें उठानी है और नीचे लाके उनको सॉल्व कर देना है। मेन जो काम है ना वो ये रेशोज वाला है, एक कॉरिस्पॉन्डिंग लेंस का रेशो तुमने बना देना है। ये बनाओगे तो आगे वाले पार्ट से बहुत बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अच्छा, ये आगे जितने भी क्वेश्चन है ना ये पास पेपर से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बस फर्क ये है कि पास पेपर के क्वेश्चन में थोड़े बाकी पार्ट्स भी इनके साथ लिंक्ड है, तो इस वजह से मैंने प्योरली वो पार्ट पिक किए हैं जो कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना है प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने ट्राइंगल्स के पेयर को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास ट्राइंगल है वो, एक मिनट में लेबलिंग कर दूं यहाँ पे, ए बी सी ए एक्स वाई। यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ए एक्स वाई। ये दो ट्राइंगल्स हैं, देखो एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये छोटा वाला, और एक ट्राइंगल है आपका बड़ा वाला ट्राइंगल ए एक्स और वाई। हमने इनको प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अब देखो सबसे पहले प्रूव करने के लिए सिमिलर दो चीजें होती हैं, या तो तीन साइडों का रेशो इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है, या तीन एंगल इक्वल प्रूव कर दो। यहाँ पे देखो हमें साइड तो कोई भी नहीं गिवन, हम साइड को यूज करते हुए प्रूव नहीं कर सकते। हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एंगल को, ठीक है। सबसे पहले यार मुझे बताओ, ये एक छोटा ट्रायंगल था, मैं एक मिनट कलर चेंज करूँ, ये एक छोटा ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल है। क्या मैं ये वाला एंगल कह सकता हूँ कि दोनों का सेम होगा, क्योंकि क्या है ये एंगल ऐसा है जो कि दोनों शेप्स में आ रहा है। तो सबसे पहला एंगल जो हमारे पास आएगा वो ये वाला आएगा, ये दोनों ट्रायंगल का शेयर्ड एंगल है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो। तो ये अभी हमने एंगल कौन सा लिया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एक्स ए सी, ये आपका शेयर्ड एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी के दो एंगल कौन से प्रूव करने हैं हमने, यार इस वाले छोटे वाला जो ट्रायंगल है, अब इसमें एक एंगल हम यूज कर चुके हैं, तो एक ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव करना है। अब देखो सिंपली मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर ये वाला एंगल 50 गिवन है हमें, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमें 50 गिवन है, तो क्या हम इस वाले एंगल को 50 बोल सकते हैं। देखो ये चीज जो है ना ये आपकी एंगल प्रॉपर्टीज की है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि आपकी एंगल प्रॉपर्टीज वीक है। अच्छा, ये किस हिसाब से हमने 50 लिखा है, यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये आपका अगर 50 था,
ठीक है। ये 50 किस पे लाई कर रहा है? ये एक पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। ये एरो की का क्या मतलब होता है? पैरेलल लाइन। और ये नीचे भी क्या है आपकी? पैरेलल लाइन। तो अगर तुम नोट करो तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल अगर 50 लाई कर रहा है तो दूसरा वाला एंगल निकाल सकते थे। दूसरा वाला एंगल कैसे निकालते? 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 180 माइनस 50 कितना होता है? 130 डिग्री। ठीक है। चलो एक और काम करते हैं। हमने अभी 130 आइडेंटिफाई किया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को इस वजह से, क्योंकि हम इस तरह का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो तुम लोग को समझ आ जाए कि क्या रीज़न है इसका। ठीक है। चलो मुझे एक और चीज़ बताओ। ये मैंने यहाँ पे एक और लाइन एक्सटेंड कर दी है। ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका जी बन रहा है। ऐसा ही है। अब जी कब बनता है? जब आपकी दो पैरेलल लाइंस हो। ये पूरी चीज हम करी इसी वजह से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो पैरेलल लाइन थी। तो जी में हम क्या कहते हैं कि जो एंगल आपका ये अंदर है वो आपका इधर भी होगा। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका 50 हो। अच्छा एक मिनट, 50 तो अभी कहाँ से आ गया? 50 हटाओ, ये 50 अभी फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता था। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल लाई कर रहा है 130। अगर दूसरा वाला एंगल ढूंढना है तो ये कैसे ढूंढोगे? देखो दो तरीके हैं। एक तो ये आपका एक्स बन रहा है, एक्स के आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। या तुम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है 130। तो दूसरा कैसे निकालोगे? 180 माइनस 130 करके। तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा? ये एंगल आपके पास आ जाएगा 50। और फिर वही वाली बात कि मुझे बताओ ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका एक जी है। तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी आपका 50 होगा। अच्छा देखो, ये जो अभी मैं तुम लोग को प्रूव किया है ना, ये जी रूल के हिसाब से किया है। ठीक है। इसको तुम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टी से कर सकते हो। जैसे मैं तुम लोग को जी रूल के हिसाब से कराया है, ये मैं तुम लोग को चाहता तो सी रूल के हिसाब से भी करवा सकता था। सी रूल क्या है? कि जब आपका एक सी बनता है, मैं एक मिनट ये बाकी चीजें हटा दूं। जब आपका ये एक सी बनता है तो हम क्या कहते हैं कि सी के अंदर जो दो एंगल्स हैं इनको अगर प्लस करो तो टोटल 180 आना चाहिए। तो हमें ये पता था 130 है। 180 में से अगर 130 हटा दें तो हमारे पास 50 आ जाता है। या हम इसको एफ रूल के हिसाब से भी कर सकते थे। एफ रूल क्या कहते हैं? कि जब आपका एफ बन रहा हो, ये देखो एक एफ बन रहा है आपका, जब आपका एक एफ बन रहा हो तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ऊपर वाला एंगल 50 है, यानी ऊपर वाले बार के ऊपर वाला एंगल 50 है, तो नीचे वाले बार के भी ऊपर वाला एंगल क्या होगा? 50 होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लगा लो, हमेशा बात ये सच्ची होगी कि जो एंगल यहाँ पे ऊपर है ना स्ट्रेट पैरेलल लाइन के, वो नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर ये, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा 50 होगा। ठीक है। दो एंगल अब हमारे प्रूव हो चुके हैं। एक हमने देखा एंगल ए, जो कि शेयर्ड एंगल था। और फिर ये एंगल हमने देखा 50। चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका एंगल है ए बी सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये आपके बराबर है एंगल ए एक्स वाई के। एंगल ए बी सी और एंगल ए एक्स वाई, ये दोनों आपके किसके बराबर है? 50 के। इज इक्वल टू 50। अच्छा इसका रीजन क्या दोगे? यहाँ पे रीजन तुम दे सकते हो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अच्छा यार मैं इसको ना एक मिनट तुम लोग को रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टीज के नाम। यहाँ पे तुम लोग जी रूल, एफ रूल या सी रूल नहीं लिखना, इसके मार्क्स गलत हैं, या एक्स रूल, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो एक दफ़ा इसके नाम रिवाइज कर लो। ये वाली देखो, एक्स एंगल्स का क्या नाम है एक्चुअल? एक्स एंगल्स को जब भी तुम यूज करते हो कोई एंगल प्रूव कर रहे होगे तो उसकी जगह क्या लिखोगे रीजनिंग में? उसकी रीजनिंग में लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है। फिर एक और आपकी आती है, वो आपकी क्या होती है? जी रूल। जी रूल के जब भी यूज करते हुए कोई एंगल इक्वल प्रूव कर रहे होगे तो क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। फिर एक और आपकी क्या आती है? आपका सी रूल। सी रूल क्या है? जब भी आपका एक सी बनता है तो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनको प्लस कर दो तो टोटल आता है 180। सी रूल को जब भी यूज करते हुए तुम किसी चीज को इक्वल प्रूफ करोगे तो क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट में जो अभी हमने एफ रूल लगाया, एफ रूल को यूज करते हुए अगर किसी चीज को इक्वल प्रूफ कर रहे होगे तो क्या लिखोगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाली अभी देखो वही प्रॉपर्टी है। ये आपका एक एफ बन रहा है, ये एफ बन रहा है, तो जो यहाँ पे ऊपर एंगल होगा वही यहाँ पे भी आपका
नीचे एंगल होगा। तो अभी हमने एफ रूल को यूज करते हुए इसको प्रूव किया है। मैं समझाया तुम लोग को जी रूल के हिसाब से, लेकिन हमने जो यूज करना है अब एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमने एफ रूल को किया। चलो, दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए। अब लास्ट चीज पे आ जाओ। या मुझे बताओ, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना है 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये आपका शेप कौन सा है? ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, या अगर हम इसको और स्पेसिफिक टर्म्स में बोलें तो ये क्या है आपका ट्रेपीजियम। फोर साइडेड कोई भी शेप हो, फोर साइडेड कोई भी शेप हो, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये तीन एंगल हटाओगे ना, तो देख लेना ये तीसरा जो चौथा एंगल जो है ना, ये भी आपका आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? 90 डिग्री। और फिर ये भी आपका कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक और एंगल देख लिया कि आपका एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, और आपका एंगल ए वाई एक्स ये भी कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने तीनों एंगल प्रूव कर लिए। इसको लिख लेते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स। ये कितना है? ये 90 डिग्री है। और इसके रीजन में भी अब, अच्छा मुझे बताओ इसके रीजन में क्या लिखोगे तुम? ये लिखोगे कि भाई हमने यहाँ पे पहले ये देखा कि फोर्थ एंगल कितना आ रहा था, ये आपका 90 डिग्री आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि कोऑर्डिनेटर के हमने तीन एंगल माइनस किए 360 में से, और फिर हमने स्ट्रेट लाइन थी तो 180 में से 90 माइनस किया तो ये आया। ये नहीं करोगे। यहाँ पे भी क्या लिखोगे? यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे। वजह क्या है? यार ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका एक एफ बन रहा है, ठीक है। और एफ के नीचे वाली पैरेलल लाइन पे अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इसकी रीजनिंग में भी क्या लिखोगे? इसकी रीजनिंग में भी कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। अब इसको एक कंक्लूजन लिख दो एक लाइन का, कि हेंस अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एक्स वाई। ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। यार ये एक ना टिपिकल टिपिकल सवाल था पास पेपर का, और इसको हमने पहली दफा किया है, इस वजह से मैं तुम लोग को काफी डिटेल में कराया है। अब हम इसके बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम लोग को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है अभी, ठीक है। चलो दूसरे पार्ट पे आ जाओ। ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल बी ए आर, इनको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा है? ट्राइंगल पी क्यू आर ये वाला है, ठीक है। और ट्राइंगल और बी ए आर आपका ये वाला है, इस तरीके का। इनको सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले ये आपका क्या बनेगा? यहाँ पे एक्स बनेगा। और एक्स में आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? एक्स में आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। सबसे पहले इसको लिख लो। तो ये है आपका एंगल क्यू आर पी, ये आपके इक्वल है एंगल किसके? ए आर बी के। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये हमने लगाई है यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स रूल नहीं लिखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये अभी हमने वर्टिकली ऑपोजिट प्रॉपर्टी के थ्रू इसको इक्वल प्रूव किया। चलो फिर दूसरे पॉइंट्स पे आ जाओ। क्या मुझे बताओ, ये क्या है? ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है? ये भी पैरेलल लाइन है। और ये पैरेलल लाइन दो मिलके क्या बना रही है यहाँ पे? एक बना रही है जी। तो जो ये एंगल होगा, जो ये वाला एंगल होगा, वही आपका ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपका एक और एंगल आ गया। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको भी लिख लेते हैं। ये आपका भी हमने एंगल प्रूफ किया, एंगल पी क्यू आर। इसके इक्वल प्रूफ किया है हमने, इक्वल प्रूफ किया है एंगल बी ए आर के। क्या रीजन है? जी रूल लगा है। जी रूल का क्या नाम होता है? जी रूल का नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल। और फिर लास्ट में आ जाओ, अगेन जी रूल लगेगा। क्या वजह है? देखो, ये आपका इस एक पैरेलल लाइन है, ये आपकी एक पैरेलल लाइन, और ये आपका एक क्या बन रहा है? ये आपका एक जी बन रहा है। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल भी होगा। चाहो तो यहाँ पे जीरो लगा के प्रूफ कर सकते हो, या तुम ये भी बोल सकते हो कि यार मुझे बताओ, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या आएगा? थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम आएगा। ये चीज यूज करते हुए प्रूव कर सकते हो। रीजनिंग में फर्क है। मैं तुम लोग को दोनों रीजन लिखवा देता हूँ, जो भी तुम लोग को इजी लगे उस हिसाब से कर सकते हो। तो थर्ड एंगल जो है हमारा ये वाला है,
और वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एंगल क्यू पी आर ये इक्वल है एंगल ए बी आर के। अच्छा, दो रीजन है। पहला रीजन तो हम यही बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल है। इसको मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। डुप्लीकेट। पहला रीजन ऑल्टरनेट एंगल लिख सकते हो, या दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो? दूसरा रीजन ये लिख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों रीजन लिख सकते हो। मैं ये प्रेफर करूंगा कि ऑल्टरनेट एंगल लिख दो। छोटी सी लाइन है, दो वर्ड्स की है, टाइम बचेगा, और फिर तुम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेना। और फिर यार यहाँ पे वही, अब कंक्लूजन में फिर से लिखवा रहा, कंक्लूजन आपकी एक लाइन की होगी कि हैंस अकॉर्डिंग टू एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए आर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, जिस पास पेपर से ये वाला क्वेश्चन उठाया ना, इसको हम अभी इस पास पेपर को आगे करेंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पास पेपर में से है। ये पार्ट आसान है, ये जो ये वाला इटसेल्फ प्रूव करने का पार्ट है ये आसान है, लेकिन इसके आगे जो पार्ट्स है ना वो बड़े मुश्किल है। तो खैर, अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने ट्राइंगल ए बी सी को प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी क्यू के। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ये आपके क्या होंगे? ये आपके शेयर्ड एंगल्स होंगे। ठीक है, ये आपके शेयर्ड एंगल्स होंगे दोनों ट्राइंगल में। अच्छा, और जरा बात करते हैं। क्या मुझे बताओ, अगेन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी एक पैरेलल लाइन है और आपकी ये पैरेलल लाइन है। उस हिसाब से जो एंगल इधर होगा एंगल इधर होगा। ठीक है, और फिर अगर उल्टा एफ लगाएं यहाँ पे, तो जो एंगल आपका इधर होगा वो एंगल आपका इधर होगा। मतलब बेसिकली जो भी हमने ऊपर काम किए वो वापस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले एंगल पी ए क्यू ये आपका बराबर है एंगल बी ए सी के। इसका रीजन क्या है? ये शेयर्ड एंगल है। इसका रीजन क्या था? शेयर्ड एंगल। अच्छा, अभी हमने कौन सा एंगल यूज किया? ये वाला। अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो ये एंगल आपका ए बी सी ये आपका इक्वल है एंगल ए पी क्यू के। क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पे अगेन एफ रूल का एक्चुअल नाम लिखोगे। क्या नाम है? कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आपका नाम आएगा रीजनिंग में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट हमारा एंगल कौन सा रह गया? ये थर्ड इधर वाला। अब इसको प्रूव कर दो। इसको तुम या तो चाहो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू प्रूव कर सकते हो, या अगेन मुझे बताओ ये एंगल दोनों ट्राइंगल में था, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में था, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम आएगा। तो इस पे तुम ये वाला रीजन भी लिख सकते हो जो कि अभी हमने है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। एंगल ए सी बी ये इक्वल है आपका एंगल ए क्यू पी के। रीजन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ। ये हमने तीनों पार्ट लिख दिए। आखिरी में एक छोटी सी लाइन कंक्लूजन भी लिख दोगे कि हैंस अकॉर्डिंग टू एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा यार, अब एक छोटी सी चीज है, ये मैं तुम लोग को करा नहीं रहा क्योंकि ये वॉल्यूम का जो पूरा सिनेरियो है ना ये आपका मेंसुरेशन के हम साथ आता है। और मेंसुरेशन के टॉपिक में मैंने तुम लोग को ये करा भी दिया था। लेकिन अगेन कुछ बच्चों को लगता है कि वॉल्यूम वाला जो पूरा टॉपिक है ये सिमिलैरिटी के साथ आता है, तो वो मेंसुरेशन का मिस कर देते हैं, और उन वो फिर इसमें थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ
इस वजह से करा रहा हूँ कि पता रहे कि ऐसा भी टॉपिक है जो आपका इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो आपका मेंसुरेशन के चैप्टर का पार्ट है। तो हम इसका बस एक ही क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को रिवाइज करना है तो वो मेंसुरेशन के चैप्टर में जाके कर सकता है। देखो, अगर आपके दो शेप सिमिलर होंगे ना, तो वॉल्यूम निकालने का आपका ये फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम वन डिवाइड बाय वॉल्यूम टू, या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ शेप वन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेप टू। और ये किसके इक्वल पुट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ वन डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ टू, इसका होल क्यूब। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन की, पास पेपर का क्वेश्चन है आपका। सिमिलर बकेट्स आर अवेलेबल इन टू साइजेस। हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि ये आपकी क्या है, आपकी एक सिमिलर बकेट है। अच्छा, एक चीज, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 3D शेप्स का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बकेट की। तो हमें बकेट पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि पहली बात तो बकेट है, यानी 3D शेप है, और दूसरा सिमिलर बकेट्स हैं। तो हमारा ये लाजमी फॉर्मूला लग रहा होगा, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। द लार्ज बकेट हैज हाइट 30 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर। द स्मॉल बकेट हैज बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉल बकेट। हमने सबसे पहले क्या पूछा है उसने, हमने उसने हमें बताया है कि जो बड़ी बकेट है उसकी हाइट है 30 और बेस है 16, और छोटी वाली बकेट की बेस जो है वो 8 है, और हाइट हमने ढूंढनी है। अब यहाँ पे सबसे पहली गलती ये नहीं कर देना कि यही देख के तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जब लगाओगे जब वॉल्यूम ढूंढना है, अभी वॉल्यूम नहीं ढूंढना। अभी क्या ढूंढनी है, अभी हाइट ढूंढनी है। तो सिर्फ और सिर्फ रेशोज का काम है यहाँ पे। रेशोज का काम क्या है, तुमने हाइट वन को इक्वल टू पुट करना है हाइट टू के, और बेस वन को इक्वल टू पुट करना है बेस टू के, ठीक है। और इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो एक काम करते हैं, हाइट वन और बेस वन में हम छोटी वाली बकेट रखेंगे, और हाइट टू और बेस टू में हम बड़ी वाली बकेट रखेंगे। तो छोटी वाली बकेट की हाइट जो है वो हमें नहीं मालूम, उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। तो हाइट वन एक्स है आपकी। अच्छा, छोटी वाली बकेट की बेस कितनी है, 8, इज इक्वल टू हाइट टू, यानी बड़ी वाली बकेट की हाइट कितनी है, 30 ओवर बड़ी वाली बकेट की बेस कितनी है, 60। सिंप्लीफाई करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर। बस ये एक एक लाइन का काम था, और हमने हमारे पास हाइट आ गई है इसकी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी तुम देख सकते थे, लेकिन वर्किंग लाजमी है। दूसरा तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको देखने का, अगर तो आपकी इंटीजर वैल्यूज हैं, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो यार ये 8 से 16 पे कैसे गए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। या अगर मैं इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 16 से 8 पे कैसे गए होंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो 30 से एक्स की वैल्यू पे कैसे आओगे यार, डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर होता है, 30 डिवाइड बाय 2 आंसर होता है 15, ठीक है। लेकिन वर्किंग लाजमी करनी है, जो कि अभी हमने यहाँ पे की है। चलो, आखिरी पार्ट देख लो जिसकी वजह से मैंने सवाल करवाया है, और वो है कि गिवन दैट द स्मॉल बकेट हैज वॉल्यूम 850 सेंटीमीटर क्यूब। छोटी वाली जो बकेट है ना, इसका वॉल्यूम गिवन है 850 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और फिर कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्ज बकेट, बड़ी बकेट का वॉल्यूम बता दो। अब वॉल्यूम पूछ रहे हैं ना, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेप वन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेप टू, कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ वन डिवाइड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ टू, इसका होल क्यूब। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होंगी यार, इधर जो एक्स की वैल्यू आई है वो कॉरिस्पॉन्डिंग होगी इधर 30 के, यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी, इसको लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 15 आ रही थी। तो 15 और 30 कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ होंगी, और 8 और 16 कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ होगी। कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर तुम्हारा सेम आना है। मैं वो वाली वैल्यू ले रहा हूँ जो एग्जामिनर ने दी हुई है, कौन सी, 8 और 16 की, ठीक है। तो यहाँ पे एक है हमारे पास 8, और एक है 16, 8/16, इसका होल क्यूब। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा यार, 8 जो लेंथ है आपकी, 8 कौन सी बकेट की लेंथ है, छोटी वाली बकेट की। तो छोटी वाली बकेट की वॉल्यूम कितनी है, 850। तो इसको हम इक्वल टू पुट करेंगे 850 के, और बड़ी वाली बकेट का वॉल्यूम ढूंढना है, तो वो आपका सिंपली वी हो जाएगा।
सिंप्लीफाई करो, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। ठीक है, तो ये आपका होगा 850/b इज इक्वल टू, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 यहाँ पे 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाके 8 से क्या करोगे, 850 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 850 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू, v उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 850 मल्टीप्लाई बाई 8 का आंसर देख लो क्या आता है। 850 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका आंसर आपके पास आता है 6800 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगेन ये वाला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का नहीं है, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं। तो इसका मैं बस एक ही सवाल करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक आइडिया रहे कि ये चीज़ पढ़नी भी है। ठीक है।